थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी कहानी पसंद करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दवा कुछ ज्यादा ही थी और खाने के बाद उसने उल्टी कर दी, जिससे वह बहुत दयनीय लग रहा था। जब वह आदमी घर में दाखिल हुआ तो उसके निजी गार्ड ने यही देखा। जैसे ही वह चिल्लाया और आगे बढ़ा, गार्ड की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम क्या कर रहे हो? मेरे युवा स्वामी को जाने दो। उनके पास पहले से ही सूजन रोधी दवा और एंटीवायरल दवा खत्म हो चुकी थी। सू जियाओक्सियाओ उसे कफ सिर्फ खिलाने वाला था। इससे पहले कि गार्ड दौड़ता, उसने आखिरी चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। फिर वो चकमा दे गई। गार्ड चूक गया। सू जियाओक्सियाओ के समर्थन के बिना वह आदमी बिस्तर पर गिर गया। परिचारक की अभिव्यक्ति फिर बदल गई। वो सू जियाओक्सियाओ को पकड़ने की जहमत नहीं उठा सका और उस आदमी को लेटने में मदद करने लगा। युवा मास्टर, बुखार की दवा असरदार थी। उस आदमी को पसीना आने लगा और उसका शरीर चिपचिपा हो गया। गार्ड और भी घबरा गया। उसे इस तरह पसीना क्यों आ रहा था? युवा मास्टर, क्या गलत है? युवा मास्टर, मुझे मत डराओ। युवा मास्टर, क्या हुआ? डीन शेन जल्दी से अंदर चले गए। जब उसने चांगपिंग की विलाप सुनी तो उसने कक्षा समाप्त ही की थी। चांगपिंग उस आदमी के शरीर पर रो रहा था। यह सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और डीन शेन की ओर आंसुओं से देखा। डीन, मेरे युवा मास्टर को नुकसान पहुंचाया गया है। डीन शेन की अभिव्यक्ति बदल गई। किसने? तुम्हारे युवा मालिक को नुकसान पहुंचाया। चांगपिंग ने अपना हाथ उठाया और सू जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया, जो उसकी उपस्थिति को कम करने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह उसकी है। मैंने नहीं किया, सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा। चांगपिंग ने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ देखा। इससे इनकार मत करो। मेरा युवा स्वामी अभी ठीक था। वह आप ही थे। तुमने मेरे युवा स्वामी को जहर दे दिया। तभी डीन शेन को ध्यान आया कि घर में एक छोटी सी मोटी लड़की है। वह किसी गांव की लड़की जैसी लग रही थी। हालांकि उनकी अकादमी सरकारी कार्यालय में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं थी, फिर भी वे किसी को भी यूं ही अंदर नहीं जाने देते थे। इस लड़की को अपने आंगन में प्रवेश करना तो दूर की बात थी। यदि यंग मास्टर को उसकी लापरवाही के कारण कुछ हो जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा, भले ही वह 10,000 बार मर जाए। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? उसने ठंडे स्वर में पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। मैं अभी आया। असंभव। डीन शेन ने उसे अस्वीकार कर दिया। आप अकादमी के छात्र नहीं हैं, नहीं, आप अकादमी के नौकर हैं। दरवाजे की रखवाली करने वाला नौकर आपको अंदर नहीं जाने देगा। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं पिछले दरवाजे से आया हूं। डीन शेन ने बिना सोचे कहा, यह तो और भी असंभव है। उस बूढ़े आदमी का स्वभाव किसी भी अन्य व्यक्ति से भी ज्यादा खराब था। वह बिना किसी कारण के एक छोटी सी गांव की लड़की को अकादमी में प्रवेश क्यों देगा? डीन शेन ने सख्ती से कहा, बेहतर होगा कि आप मुझे सच बताएं। अन्यथा मैं आपको केवल सरकारी कार्यालय भेज सकता हूं। गार्ड का गला भर आया और वह दहाड़ा, तुमने मेरे युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाया। तुम बहुत निर्दयी हो। मेरे युवा स्वामी को तुम्हारे प्रति कोई शिकायत नहीं है। तुमने मेरे युवा स्वामी को नुकसान क्यों पहुंचाया? मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? सू जियाओक्सियाओ ने असहाय होकर आह भरी। मैंने आपके युवा मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अभी उसे बचा रहा था। वह इतनी जोर से खांस रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा है। उसका तेज बुखार गंभीर है। अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसे छुएं। क्या उसका बुखार चला गया है? चांगपिंग ने अपने युवा मालिक के माथे को छुआ। सचमुच अब उतनी गर्मी नहीं थी। नहीं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश ठंडी हो जाती है। इस छोटे मोटू ने अपने युवा मालिक को नुकसान पहुंचाया था। बकबक करना बंद करो। कोई, उसे बांध दो। उसे मत बांधो। उसे मत बांधो। उसे मत बांधो। शेन चुवान उत्सुकता से दौड़कर अंदर आया और हौंफते हुए सू जियाओक्सियाओ के सामने खड़ा हो गया। मेरी बात सुनो, जरूर कोई गलतफहमी होगी। सू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। ओह, शेन चुवान। शेन चुवान पीछे मुड़ा और अजीब तरह से मुस्कुराया। मिस सू। डीन शेन भड़क गए। शेन चुवान, तुम क्या कर रहे हो? शेन चुवान ने समझाया, पिताजी, मैंने किसी से उसे अंदर आने देने के लिए कहा था। मैंने अंकल कियू और आंगन के नौकरों को पहले ही बता दिया है। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी आसानी से हो गया। चांगपिंग का अविश्वास में दम घुट गया। युवा मास्टर शेन, मेरे युवा मास्टर को आपसे कोई शिकायत नहीं है।
सू जियाओक्सियाओ ने सोचा, हम फिर चलते हैं। क्या यह गार्ड बदलाव के लिए कुछ और नहीं कह सकता? शेन चुवान ने दृढ़ता से कहा, मैं आपके युवा स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न ही मिस सू को। उसने कहा कि वह अभी आपके युवा स्वामी को बचा रही थी। उस पर विश्वास करो, वो चिकित्सा जानती है। बोलते समय उसने निश्चितता के साथ अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, उस लड़की को याद करें जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने जिन जी में दम तोड़ रहे बच्चे को बचाया था। यह वही है। जब डीन शेन ने अपने बेटे का स्पष्टीकरण सुना तो उनकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। तो तुम्हें यंग मास्टर के इलाज के लिए देहात से एक लड़की मिल गई। क्या तुम्हें अब भी मेरी चेतावनी याद है? क्या बकवास है। मैं शेन चुवान झिझका। उसने मिस सू को इलाज के लिए आमंत्रित नहीं किया था। उसे यह बात उससे बताने का मौका नहीं मिला था। हालांकि अब इसे समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। डीन शेन ने धीमी आवाज में कहा, शेन चुवान, एक तरफ हटो। दरवाजे के बाहर नौकर पहले से ही तैनात था और किसी भी समय उस छोटी मोटी गांव की लड़की पर हमला करने के लिए तैयार था। शेन चुवान घबरा गया। पिताजी, क्या आप एक बार मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? डीन शेन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और गंभीरता से कहा, मैं इसे आखिरी बार कहूंगा। एक तरफ हटो, अन्यथा मैं तुम्हें बांध दूंगा और सरकारी कार्यालय में भेज दूंगा। शेन चुवान ने उदास होकर कहा, आपने यहां तक कि आपने मुझे सड़कों से नहीं उठाया था। आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? डीन शेन इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह के कोने हिल गए। शेन चुवान ने लापरवाही से दरवाजे की ओर देखा। युवा मास्टर जिंग, आप यहां हैं। दरवाजे के बाहर नौकर झट से झुक गया। डीन शेन ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमा लिया। मिस सू, क्षमा करें। शेन चुवान ने सू जियाओक्सियाओ की कलाई पकड़ ली और दरवाजे से बाहर निकल गया। अविवाहित बेटा। डीन शेन गुस्से में थे। शेन चुवान ने सू जियाओक्सियाओ को खींच लिया और भाग गया। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह घबराकर पीछे हट जाएगा। उसके सामने एक हट्टा कट्टा गार्ड और कड़ाईदार कपड़े पहने एक नौखंड चाबुक वाला युवक खड़ा था। युवक की आंखें ठंडी थी और उसकी आभा शक्तिशाली थी। वह केवल 16 या 17 वर्ष का था, लेकिन उसकी आभा कातिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी की हत्या कर दी हो और खून पी लिया हो। जैसे ही शेन चुवान ने दूसरे पक्ष को देखा, उसने विरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार तैर रहा था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसका खराब मुंह वास्तव में यंग मास्टर जिंग को यहां ले आया। ऐसा लग रहा था कि उसका और मिस सू का आज ना बचना तय था। दरवाजे पर कड़ाई वाले कपड़ों में युवक को देखकर डीन शेन चौंक गए। यह लड़का वास्तव में यंग मास्टर जिंग था। युवा मास्टर जिंग का साथ पाना आसान नहीं था। वह दिखने में जवान था लेकिन निर्दयी था। सौभाग्य से यह बच्चा वास्तव में बच नहीं पाया। उसे उम्मीद थी कि यंग मास्टर जिंग उसकी खातिर उसे माफ कर देगा। यंग मास्टर जिंग, आप सही समय पर वापस आए। यंग मास्टर को किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कोई यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चांगपिंग फिर से विलाप करने लगा। कड़ाईदार कपड़े पहने हुए युवक ने तुरंत दृश्य पर अपनी नजरें घुमाई और एक पल के लिए अपने बेहोश चचेरे भाई पर रुका और फिर कमरे में आए अजनबी की तरफ देखने लगा। जाने दो, डीन शेन ने धीमी आवाज में डांटा। शेन चुवान इतना डरा हुआ था कि वह भूल गया कि उसने अभी भी सू जियाओक्सियाओ की मोटी कलाई पकड़ रखी है। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से अपना हाथ हटा लिया। डीन शेन ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर जिंग, मेरी बात सुनो। मेरे बेटे का मतलब यह नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, चांगपिंग के रोने से उसकी बात बाधित हो गई। उसने यंग मास्टर को नशीला पदार्थ दिया और उसे लगभग मार डाला। आपके बेटे ने उसे अंदर आने दिया। उसने यहां तक कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। यह डीन शेन की खोपड़ी सुन्न हो गई। बड़ी गलतफहमी हो गई। उसे अपने बेटे की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इस समय रोंगन हॉल के प्रबंधक यांग उपनाम के एक अन्य डॉक्टर के साथ आए। वे दोनों मूल रूप से कड़ाई वाले कपड़ों में युवक के साथ थे, लेकिन युवक ने अचानक अपनी गति तेज कर दी। वे दोनों एक दूसरे को पकड़ नहीं सके, इसलिए कुछ कदम पीछे रह गए। हालांकि अभी उस नौकर ने क्या कहा? क्या किसी ने रईस को नशीली दवा दी? रोंगन हॉल के दुकानदार ने दहलीज पार की और कमरे में मौजूद छोटी मोटी गांव की लड़की को एक नजर में पहचान लिया। यह आप है? दुकानदार काओ, क्या आप उसे जानते हैं? डीन शेन ने पूछा। मैनेजर काओ ने डीन शेन की ओर देखा। वह थोड़ी झूठी है। पिछली बार जब वह धोखा देने के लिए रोंगेन हॉल में आई थी, मैंने समय रहते उसे पहचान लिया था और उसे बाहर निकाल दिया था। डीन शेन, वह यहाँ क्यों है? जिस व्यक्ति ने अभी रईस को नशीला पदार्थ दिया था, क्या यह वह हो सकती है?
डीन शेन की अभिव्यक्ति ने प्रबंधक काओ को उत्तर दिया। मैनेजर काओ ने अपनी मुठियां भींच ली और सू जियाओक्सियाओ की नाक की ओर इशारा किया। मुझे पता है, कोई आश्चर्य नहीं कि रईस की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह आपकी वजह से है। यह सुनकर डीन शेन नाखुश हुए। डॉक्टर डोंग ने कुछ दिन पहले यंग मास्टर का इलाज किया था। क्या मैनेजर काओ का मतलब यह था कि यह लड़की कई बार आ चुकी है? क्या उनकी अकादमी इतनी लापरवाह थी? या क्या यह उसका बेटा था जो यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस लड़की को हर दिन आने देता था? शेन चुवान ने हंसते हुए कहा, काओ, दूसरों की निंदा मत करो। आप अपने चिकित्सा कौशल की कमी के लिए मिस सू को क्यों दोष दे रहे हैं? मिस सू आज ही आई है। इस बार डीन शेन अपने बेटे के पक्ष में खड़े थे। कड़ाईदार कपड़े पहने युवक ने अपने पैर हिलाए। वह बोला नहीं। यह बस एक हल्की सी हलचल थी, लेकिन इसने सभी को रोक दिया। घर में सन्नाटा छा गया। शेन चुवान ने साहसपूर्वक उसकी ओर देखा और उसे अपनी ओर चलते हुए देखा। शेन चुवान की सांसें रुक गईं और उसका दिल उसके गले में था। युवक उसके सामने रुक गया। वह इतना घबरा गया था कि सांस नहीं ले पा रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? ब्रोकेड पहने युवक ने पूछा। मैं शेन चुवान ने हकलाते हुए कहा, न जाने कैसे उत्तर दे। मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। शेन चुवान स्तब्ध रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह युवक मिस सू से बात कर रहा था। तुमने मेरे चचेरे भाई को क्या दिया? कड़ाई वाले कपड़े पहने युवक चलता रहा। चिकित्सा, सू जियाओक्सियाओ ने उत्तर दिया। आप दवा जानते हैं। मैं एक या दो बातें जानता हूँ। मेरे चचेरे भाई को कौन सी बीमारी है? फेफड़ों की बीमारी। क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। संभावनाएं क्या है? यदि रोगी को कोई छिपी हुई बीमारी नहीं है, तो संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तुम उसका इलाज करो। हर कोई हैरान था। सू जियाओक्सियाओ ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपना इलाज कर रहा हूं तो कोई मुझे परेशान करे। खासतौर पर वह जिसे चांगपिंग कहा जाता है। वह बहुत शोर मचा रहा था। कड़ाईदार कपड़े पहने हुए युवक ने कहा, जरूर। कोई दर्शक नहीं। जरूर। परामर्श शुल्क बहुत महंगा है। वह ठीक है। दुकानदार काओ की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। युवा मास्टर जिंग, धोखा मत खाओ। वह झूठी है। शेन चुवान हंसे। आप झूठे हैं। आपने यंग मास्टर जिंग से बहुत सारे पैसे लिए, लेकिन आपने उसके साथ तब तक व्यवहार किया जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। आपको दूसरों को झूठा कहने का क्या अधिकार है? आप। दुकानदार काओ का दम घुट गया। उसने मुड़कर कड़ाईदार कपड़े पहने युवक की ओर देखा। युवा मास्टर जिंग, डॉक्टर यांग एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने शहर से आमंत्रित किया है। क्या आप वाकई उनके स्थान पर ग्रामीण इलाके की एक छोटी लड़की का इलाज करना चाहते हैं? मैं पहले स्पष्ट हो जाऊंगा। यदि यह लड़की कुलीन का इलाज करती है, तो हमारा रोंगेन हॉल उसकी गंदगी को साफ नहीं करेगा। तब तक उसे हमारे रोंगेन हॉल में आने में बहुत देर हो जाएगी। कड़ाईदार कपड़े पहने युवक ने भावहीन होकर कहा, बाई जी, मेहमान को विदा करो। बाई जी नामक गार्ड ने मैनेजर काओ और अन्य लोगों को उदासीनता से देखा। कृपया। थम्फ। दुकानदार काओ ने अपनी आस्तीनें झाड़ी और बिना पीछे देखे चला गया। डीन शेन ने अपना मुंह खोला। युवा मास्टर जिंग, यह एक गंभीर मामला है। कृपया 2 बार सोचें। कड़ाईदार कपड़े पहने युवक ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, चचेरे भाई की वर्तमान स्थिति के साथ, मुझे डर है कि मुझे कुछ और दिनों तक डीन शेन को परेशान करना पड़ेगा। डीन शेन समझ गए कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। घर छोड़ने के बाद डीन शेन ने भौहें चढ़ा दी और शेन चुवान की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? युवा मास्टर जिंग उस गांव की लड़की को जानता है। शेन चुवान ने एक पल के लिए सोचा। पिताजी, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो मुझे याद है कि यंग मास्टर जिंग भी उस दिन जिन जी में थे। उन्हें मिस सू को देखना चाहिए था। उस दिन का दृश्य दुखद था। उसने वास्तव में सू जियाओक्सियाओ को अपनी आंखों से किसी को बचाते हुए नहीं देखा था। वह उसकी तलाश करने के लिए विपरीत दिशा में गया और केवल एक मोटी गांव की लड़की को जिन जी से बाहर आते देखा। कुछ देर बाद यंग मास्टर जिंग बाहर आए। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे कड़ाई वाले कपड़े पहने एक युवक ने एक पागल घोड़े को गिरा दिया था और कैसे गांव की मोटी लड़की ने उस बच्चे को बचाया था, जिसका भोजन में दम घुट गया था। घर के अंदर कड़ाई वाले कपड़े पहने युवक ने चांगपिंग से कहा, आप जा सकते हैं। चांगपिंग ने ब्रोकेड पहने युवाओं की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गए। युवक ने सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। मिस सू, उसने शेन चुवान को उसे ऐसा कहते हुए सुना था।
सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और उसकी ओर देखने लगा। युवा मास्टर जिंग। उसने दूसरों को भी उसे ऐसा कहते हुए सुना था। जिंग गई, उन्होंने कहा। मिस सू, उसने कहा। कुछ चीजें संयोगवश घटित हुई। वो इससे बचना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह नियति में है। स्वर्ग ने उसके लिए एक निर्णय लिया था। मैं आपको अंतिम परामर्श शुल्क का भुगतान करूंगा। वह उसके टूटे हुए हाथ को फिर से जोड़ने में उसकी मदद के बारे में बात कर रहा था। सू जियाओक्सियाओ ने मना नहीं किया। हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इन बड़े शॉट्स के लिए एहसान का बदला चुकाना सबसे कठिन था। दूसरे पक्ष को 2 चांदी की सिल्लियों के रूप में परामर्श शुल्क देना बेहतर था। मैं अपने चचेरे भाई की बीमारी आप पर छोड़ दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सू जियाओक्सियाओ और जिंग यी कल वापस आने के लिए सहमत हुए। टोकरी लेकर जाने के बाद जिंग यी ने बाईजी को बुलाया। उसकी पहचान जांचें। हाँ, सू जियाओक्सियाओ शेन चुवान को खोजने के लिए बाहरी आंगन में गई और उसे वह दवा दी जो मरीज को लेनी थी। उसने उसे खुराक और उपयोग के बारे में सावधानी पूर्वक निर्देश दिया। मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल आपसे पूछ सकता हूं। इसके अलावा, यह मेरे पूर्वजों द्वारा पारित एक गुप्त नुस्खा है। इसे मेरे लिए गुप्त रखना याद रखें। चिंता मत करो, मैं करूंगा। शेन चुवान ने अजीब दवा स्वीकार कर ली। बदले में, ये पैनकेक आपके लिए है। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी टोकरी से बांस के पत्तों में लिपटे 50 वाइफ केक निकाले। वहां बहुत कुछ है। शेन चुवान स्तब्ध रह गया। मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें अपने सहपाठियों को आजमाने के लिए दे सकते हैं। अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाना आवश्यक है। दरअसल, इसे अकादमी के छात्रों को चखाने के लिए दिया जाना था, लेकिन अब जब इसे उपकार के रूप में पेश करने का अच्छा अवसर था, तो प्रवाह के साथ क्यों न चले। अपने पिछले जीवन में, वह हमेशा एक व्यवसायी महिला के रूप में अपनी मां के काम करने के तरीके को नापसंद करती थी, जो बहुत व्यवहार कुशल थी। हालांकि, जब वह एक धनी परिवार की सबसे बड़ी बेटी से एक गांव की लड़की बन गई, जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो उसे समझ आया कि एक ऐसा व्यक्ति बनना जो दूसरों के सामने नहीं झुकता, के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, अकादमी बहुत दूर है। हो सकता है कि मैं भविष्य में स्टॉल लगाने के लिए अकादमी में ना आऊं। आह, शेन चुवान निराश था। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। हालांकि, अगर कोई इसे खाना चाहता है, तो आप इसे पहले से आरक्षित कर सकते हैं। जब तक आप 10 तक पहुंच जाएंगे, मैं इसे आपको मुफ्त में भेजूंगा। इसके अलावा, हम दोस्त माने जाते हैं। आपकी खातिर, मैं अकादमी द्वारा आरक्षित किसी भी चीज के लिए केवल 9 तांबे के सिक्के ले लूंगा। वाह, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा और पैनकेक डिलीवर हो जाएंगे। यह एक तांबे के सिक्के से भी सस्ता था। इसके बारे में सोचने पर, यह सचमुच इसके लायक था। शेन चुवान सहमत हुए। मैं उन्हें अभी बताऊंगा। वाइफ केक मत भूलना। सू जियाओक्सियाओ ने उसे याद दिलाया। ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेन चुवान मुस्कुराते हुए लौटे। उसने बिस्कुट का एक बड़ा ढेर उठाया और चला गया। सू जियाओक्सियाओ अकादमी के मुख्य द्वार पर गए। उसे बाहर आते देख जिस नौकर ने उसे रोका था, वह अवाक रह गया। बहन, सू एर्गो ने जॉगन की। क्या आपने शेन चुवान को देखा है? सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे केक दिए। फिर हम वापस जा सकते हैं, सू एर्गो ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है। पहले कहीं चलते हैं। डॉक्टर के पास 3 दिन का अपॉइंटमेंट आ गया था। उसे चांदी की सुइयां और जड़ी बूटियां लेने के लिए चिकित्सक के घर जाना पड़ा। क्या आप स्प्रिंग विलो लेन को जानते हैं? उसने सू एर्गो से पूछा। मैं करता हूं। यह बाजार से ज्यादा दूर नहीं है। यहां से स्प्रिंग विलो लेन तक, यह लगभग 3 से 4 मील है। सू एर्गो संख्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। उन्होंने स्वयं 7-8 मील का अनुमान लगाया था। वास्तव में, वे 6 मील से अधिक चल चुके थे। सू जियाओक्सियाओ का मोटा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने आज काफी व्यायाम किया था। स्प्रिंग विलो लेन एक पुरानी गली थी। चूना पत्थर का फर्श टूट गया था और दरारों में हरी काई उग आई थी। वे दोनों सावधानी से चले और अंततः फू उपनाम वाले लकड़ी के चिन्ह वाले दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू एर्गो अपनी मोटी बहन द्वारा आदेश पाकर खुश था। उसने हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। क्या वह कोई है? वह चिल्लाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से अंदर से खोला गया। कौन है भाई? एक बूढ़ी आवाज ने अधीरता से पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने पलकें झपकाईं और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने सू जियाओक्सियाओ को भी देखा और उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं। आज कोई सूखा बेर नहीं है।
यह सही है। जिस दादी ने उनके लिए दरवाजा खोला वह बूढ़ी औरत थी जो बाजार में सूखा सामान बेचती थी। सू जियाओक्सियाओ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शहर बहुत छोटा था। वह एक दिन में दो परिचितों से मिली। रुको, तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? बुढ़िया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने दीवार पर लगी दरवाजे की प्लेट की ओर देखा। यह निश्चित रूप से फू उपनाम वाला कोई व्यक्ति था। क्षमा करें, क्या फिजिशियन फू यहाँ है? उसने पूछा। बुढ़िया ने गुस्से से गुर्राया। आप मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? माँ, क्या यहाँ कोई मुझे देखने वाला है? चिकित्सक फू तेजी से एक औषधि मूसल लेकर वहां आया। वह पिछवाड़े में दवा कूट रहा था। चिकित्सक फू। सू जियाओक्सियाओ ने उनका अभिवादन किया। यह मिस सू है। फू लैंगजोन की आंखें चमक उठी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर बहुत तेज हवा है। अंदर जाओ और आराम करो, मैं उसे ले लूंगा। बूढ़ी औरत ने सू जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया और अपने बेटे से कहा, यदि वह आपसे इलाज के लिए कहती है तो आपको उससे परामर्श शुल्क दोगुना लेना होगा। चिकित्सक फू और सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गए। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। बूढ़ी औरत के घर में प्रवेश करने के बाद चिकित्सक फू सू जियाओक्सियाओ को एक तरफ ले गए। मेरी माँ को नहीं पता कि मैंने आपसे सोने के दर्द की दवा खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हैं। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। मैंने चांदी की सुइयां और जड़ी बूटियां तैयार कर ली हैं। एक पल रुकिए, मैं उन्हें तुरंत आपके पास लाऊंगा। दवा की प्रतीक्षा करते समय सू जियाओक्सियाओ ने फू परिवार की दवा कैबिनेट पर नजर डाली। अंदर दवा बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन घटिया उत्पाद भी नहीं थे। इससे पता चलता है कि चिकित्सक फू का जड़ी बूटियों पर बहुत सख्त नियंत्रण था। वह कभी भी इसका दिखावा नहीं करेगा। यह संभवतः परिवार में चलता था। बुढ़िया ने उसे जो सूखे बेर बेचे वे भी उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। मिस सू, आपको इंतजार कराने के लिए खेद है। फू लैंग ने सू जियाओक्सियाओ को एक बैग सौंपा। यह जांचें। सू जियाओक्सियाओ ने एक भी जड़ी बूटी गायब किए बिना जड़ी बूटियां गिन ली। वह रुकी और अचानक बोली, मेरे पास कठिन बीमारियों के लिए कुछ नुस्खे हैं। क्या आप उन्हें सीखना चाहते हैं? कुछ सोचते ही चिकित्सक फू की आंखें चमक उठी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे सोने के दर्द की दवा खरीदने की जरूरत है? सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें सीधे आपको दे दूंगा। चिकित्सक फू को बुरा लग रहा था कि उसकी आस्तीन में कुछ है। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में कोई भी मुफ्त नुस्खा नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती थी। जिंगहुआ गांव में ओल्ड ली के सब्जी के खेत में मैडम कियान किसी को खेती करना सिखा रही थी। वह जिस व्यक्ति को पढ़ा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि सू परिवार का बदमाश सू चेंग था। मैडम कियान ने व्यक्त किया कि वह निश्चित रूप से कम हाथ वाली नहीं थी। उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि वह फैट लास सू को कभी खेती करना नहीं सिखाएगी। यह सू चेंग था, फैट लास सू नहीं, जिसे सिखाया जाना था। तकनीकी रूप से वह अपनी बात पर कायम थी। ये बड़े हरे प्याज हैं, ये छोटे हरे प्याज हैं, ये चिव्स हैं, और ये लहसुन के अंकुर हैं जिन्हें आप आमतौर पर खाते हैं। लहसुन के अंकुर की पत्तियां चपटी होती हैं और बड़े हरे प्याज गोल होते हैं। सू चेंग ने स्तब्ध भाव से हरियाली की ओर देखा। क्या बकवास है, क्या वे सभी हरे नहीं थे? मेरे लिए कुछ हरे प्याज उठाओ, मैडम कियान ने कहा। सू चेंग ने निर्णायक रूप से कुछ चिव्स निकाले। मैडम कियान अवाक रह गईं। मैदान पर तमाशा देख रहे ग्रामीण लगभग जोर से हंस पड़े। सू चेंग गांव का बहुत बड़ा बदमाश था। वह इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसने खुद को ऐसा मूर्ख कब बनाया था? सू चेंग बेहद उदास था, लेकिन वह भड़क नहीं सका। चूंकि उसकी मोटी बेटी चाहती थी कि वह कुछ सीखे, इसलिए उसे अच्छे से सीखना पड़ा। निस्संदेह वह खुद को शर्मिंदा करने के लिए अकेले नहीं आया था। यहां तक वह अपने साथ एक बलि का बकरा भी घसीट ले गया था। दामाद जी, आओ, उन्होंने वेई टिंग से कहा, जो मैदान पर बैठे थे। वेई टिंग ने अपनी छड़ी से अपने घायल पैर की ओर इशारा किया। पिताजी, यह मेरे पैर के लिए असुविधाजनक है। सू चेंग के लिए अपने दामाद को शर्मिंदा करना दुर्लभ था। तुम्हें नहीं पता कि कैसे करना है ना? वेई टिंग अवाक थे। उन्हें पिता कहने की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। आसपास और भी ग्रामीण एकत्रित हो गए। उनमें से कुछ लोग इस जोड़ी को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए यहां आए थे, जबकि अन्य पूरी तरह से वेई टिंग के रूप की प्रशंसा करने के लिए यहां आए थे। संसार में कोई भी ऐसा सुंदर नहीं था जो इतना सुंदर हो। ओल्ड सू के सब्जी के खेत में किसी ने वेई टिंग को भी देखा। माँ, वह व्यक्ति कौन है? सू जिनयांग ने पूछा। मैडम फेंग ने नजर डाली और अपनी बेटी से कहा, छोटी सू के दामाद। सू जिनयांग ने अपनी आंखें नीचे की और फुसफुसाया, वह वास्तव में अच्छा दिखने वाला है।
बहन, उस वैद्य ने घर में तुमसे क्या कहा? वापस जाते समय सु एर्गो ने सु जियाओक्सियाओ से पूछा। सु जियाओक्सियाओ हौंफने लागी। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक बैलगाड़ी ढूंढनी होगी। वो आज बहुत ज्यादा चल चुकी थी और उसके मोटे पैर अब हिल नहीं पा रहे थे। सु एर्गो ने जल्दी से कहा, दीदी, यहीं मेरा इंतजार करो। मैं बाजार से एक बैलगाड़ी किराए पर ले लूंगा। यही एकमात्र रास्ता था। उसका मोटा शरीर सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सु एर्गो बाजार गया। ओल्डली आज शहर नहीं आए। वह दूसरे गांव की बैलगाड़ी थी। शुक्र है, सु एर्गो अभी इस विषय के बारे में भूल गया। जब वे दोनों गांव लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। गांव के प्रवेश द्वार पर प्राचीन कुएं के आसपास कुछ ग्रामीण पानी भर रहे थे। जब उन्होंने फैट लासू और सु एर्गो को गांव के बाहर से लौटते देखा तो उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह परिवार अचानक बदल गया है, विशेषकर फैट लासू। ग्रामीणों ने उसे पहाड़ पर लकड़ी चुनने और नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए जाते देखा था। यहां तक कि वह जल्दी चली गई और देर से लौटी। बताया गया कि वह बिजनेस करने के लिए शहर गई थी। मैंने पिछली बार उसे ओल्डली की बैलगाड़ी पर सवारी करते देखा था। उसने ओल्डली को भुगतान किया था। आंटी वू ने कहा। मैंने भी इसे देखा। सूर्य परिवार की पत्नी ने कहा। आंटी वू ने जारी रखा, अरे आप क्या सोचते हैं? क्या हो रहा है? फैट लेस्सू अचानक एक अलग व्यक्ति में क्यों बदल गई? क्या वह भूतग्रस्त है? बकवास। क्या आपने ऐसा कोई भूत देखा है? बोलने वाली व्यक्ति मैडम जो थी। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी और देखने में वह 40 के आसपास की लगती थी। आंटी वू, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैडम जो ने खर्राटा लिया। और क्या हो सकता है? उसे एक अच्छा पति मिल गया। अगर मेरे पास इतना सुंदर पति होता तो मैं इतनी आलसी नहीं होती। गांव वाले हंसी से गूंज उठे। हालांकि वे सु परिवार पर हंस रहे थे, फैटी सु का पति वास्तव में सुंदर था। उसे देखकर ही किसी का दिल पिघल जाता है। सन परिवार की पत्नी ने कहा, फैटी सु इतना भाग्यशाली क्यों है? मैडम जो ने कहा, अच्छे जीवन का क्या फायदा? एक ताजा फूल गाय के गोबर में फंस गया है। यह उस युवक के लिए अफसोस की बात है। सभी लोग गहराई से सहमत हुए। मैं तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगी। फैटी सू की भयावह आवाज अचानक सबके पीछे से आई। उसने आसमान की ओर देखा और आह भरी। यदि मेरा पति गोबर है तो तुम्हारे आदमी क्या है? बकवास। हर कोई अवाक रह गया। सु जियाओक्सियाओ, जिसने ग्रामीणों को सफलतापूर्वक डांटा था, अच्छे मूड में चला गया। सु जिनयांग एक टोकरी लेकर आगे बढ़ी। उसने आंटियों और आंटियों को नमस्कार किया। उनके उदास चेहरे देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, क्या कुछ हुआ? मैडम जो ने फैटी सू की प्रस्थान की ओर देखा और अपनी आंखें ठंडी कर ली। फैटी सू, दया के साथ क्या हुआ? सु जिनयांग ने पूछा। सु परिवार एक सुसंस्कृत परिवार था। सु जिनयांग ने कभी भी गांव के अन्य लोगों की तरह उसे फैटी सू नहीं कहा। वह हमेशा उसे दया कहकर बुलाती थी। मैडम जो ने शाप दिया, वह मानवीय भाषा नहीं समझती। वह स्पष्ट रूप से गाय के गोबर का एक टुकड़ा है, लेकिन वह अभी भी सोचती है कि वह एक फूल है। मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसे लिव इन दामाद को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए। क्या वह नहीं जानती कि वह उसके योग्य है? सूर्य परिवार की पत्नी ने उसे चिढ़ाया। अगर वह योग्य नहीं है तो क्या आपकी बेटी योग्य है? गांव वाले फिर से हंसी से गूंज उठे। गांव में मैडम जो की प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसे परेशानी खड़ी करना पसंद था, लेकिन महिलाओं को गपशप सुनना भी पसंद था। वे मैडम जो से घृणा करते थे लेकिन हमेशा उनसे बात करते थे। उसने थूक दिया। पफ, मेरी बेटी की उम्र क्या है? आंटी वू ने मुस्कुराते हुए कहा, वह 14 साल की है। उसकी जोड़ी बनाई जा सकती है। मुझे बस डर है कि वह युवक आपकी बेटी को पसंद नहीं करेगा। मैडम जो ने हंसते हुए कहा, यदि आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुझे आपके परिवार में दिलचस्पी है? मेरी राय में, चलो अब और लड़ाई न करें। सभी गांवों में केवल जिनयांग ही उस युवक के योग्य है। सु जिनयांग शर्मा गई। आंटी जो, मजाक करना बंद करो। वह दया का पति है। अगर बात बाहर निकली तो अच्छा नहीं लगेगा। आंटी वू ने अवसर का लाभ उठाते हुए जवाब दिया, यह सही है। आप मोटी चमड़ी वाले हैं और अपना मुंह नहीं देखते हैं। जिनयांग को फंसाए नहीं। जैसा कि हम बोल रहे हैं, जिनयांग का आपस में मेल कराया जा रहा है। हाँ, जिनयांग कोट डॉट डॉट डॉट। हाँ, सु जिनयांग ने स्पष्ट उत्तर दिया। दोपहर के समय तीनों बच्चों ने डैडी सु के गहरे व्यंजनों का एक और भोजन खाया।
जब उन्होंने सू जियाओक्सियाओ को वापस आते देखा तो वे बेहद दुखी महसूस करते हुए उसकी बाहों में झपट पड़े। दादाजी कहाँ है? उसने पूछा। खेती, दाहू ने कहा। पिताजी, खेती भी करो, एरहू ने कहा। हाँ, जियाओहू ने जोड़ा। सू जियाओक्सियाओ और सू एर्गो ने दोपहर का भोजन नहीं किया। एर्गो, रसोई में जाओ और आग जलाओ। मैं पहले अपने कपड़े बदलने के लिए घर वापस जाऊंगा। वह पसीने से लथपथ थी। ठीक है। सू एर्गो जल्दी से आग जलाने के लिए रसोई में गई। सू जियाओक्सियाओ ने अलमारी खोली और कपड़े ढूंढने लगा। उसने पाया कि पहनने के लिए कपड़ों के बहुत सारे सेट नहीं थे। वे या तो बहुत सादे थे या बहुत सुंदर थे। उसके लिए उपयुक्त आकार ढूंढना आसान नहीं था। जैसे ही वह उसमें बदली, वह सू जिन्नियांग से टकरा गई, जो वहां से गुजर रही थी। उसने आश्चर्य से सू जिन्नियांग की ओर देखा और सू जिन्नियांग उसकी ओर देख रही थी। सू जियाओक्सियाओ के दिमाग में एक वाक्य अपने आप तैर गया, एक जैसे कपड़े पहनना डरावना नहीं है। जो भी कुरूप है वही अजीब महसूस करता है। दोनों में से कोई नहीं बोला। सू जिन्नियांग ठंडे भाव के साथ चली गई। सू एर्गो भुना हुआ शकरकंद लेकर केंद्रीय कक्ष में आया। दीदी, लिटिल वू ने भुने हुए शकरकंद भेजे हैं। क्या आप पहले अपना पेट भरना चाहती हैं? इतना कहने के बाद उसने सू जियाओक्सियाओ को दरवाजे की ओर देखते हुए देखा। ओह, यह सू जिन्नियांग है। सू जियाओक्सियाओ हैरान था। मैंने उसके जैसे ही कपड़े क्यों पहने हैं? सू एर्गो की अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। दीदी, क्या आप भूल गई हैं कि आपके कपड़े सू जिन्नियांग के अनुसार बनाए गए थे? हाँ, यह स्मृति उसे विरासत में नहीं मिली थी। सू एर्गो ने खर्राटा लिया। अगर सू जिन्नियांग लाल पहनती है तो आप भी लाल पहनेंगे। अगर सू जिन्नियांग हरा पहनती है तो आप भी हरा खरीदेंगे। आप तो सू जिन्नियांग की चलने की मुद्रा की भी सैकड़ों बार नकल करते हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपना माथा पकड़ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सू जिन्नियांग ने उसे इस तरह देखा। सू एर्गो ने कमजोर रूप से कहा, बहन, भविष्य में उसका अनुकरण मत करो। मैं नहीं करूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने नीचे अपने पहनावे की ओर देखा। हालांकि उसके पास पहनने के लिए कोई अन्य कपड़े नहीं थे। कपड़ों का यह सेट अभी के लिए करना होगा। सू जियाओक्सियाओ ने आधा शकरकंद खाया और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। उसने शकरकंद को स्लाइस में काटा और उन्हें हरे प्याज के साथ नमकीन घोल में लपेट दिया। उसने उन्हें तेल के बर्तन में डाला और सुनहरा होने तक तल लिया। शकरकंद की मिठास और बैटर का नमकीन स्वाद पूरी तरह से एक साथ मिल गए। बाहर से कुरकुरा था और अंदर से कोमल था। हरा प्याज सुगंधित और तैलीय था। खूब बैटर हुआ। उसने कुरकुरे मांस की एक और प्लेट तली। तीनों छोटे बच्चे चूल्हे के पास बैठे रहे। जब वे खा रहे थे तो सू जियाओक्सियाओ ने उसे तला। उनके हाथ और मुंह व्यस्त थे। बच्चों के लिए यह शायद दिन का सबसे संतुष्टिदायक क्षण था। जब रात के खाने का समय लगभग हो गया तो भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। मैडम कियान की सबसे बड़ी पोती और सबसे छोटा पोता उन्हें रात के खाने के लिए वापस बुलाने आए। जल्द ही मैडम कियान ने अपने दो पोते पोतियों से कहा। उसने जमीन से दो मूलियां उठाई जिन्हें सू चेंग ने तोड़ा था, छिलका निकाला और उन्हें भाई बहनों को सौंप दिया। वे दोनों मूली खाते हुए खेत में खेले। वे दोनों वेई टिंग की ओर आकर्षित थे, जो मैदान पर बैठे थे। सबसे पहले, उन्होंने वेई टिंग को पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे, उन्होंने इतना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा था। बच्चों की दृष्टि सीधी और ईमानदार थी। अगर वे चाहें तो कुछ और नजरें डालेंगे। वेई टिंग को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने खुले तौर पर दोनों बच्चों को अपने आकार को बड़ा करने दिया। छोटी लड़की का नाम क्यूनी था। वह लगभग 7 साल की थी और शर्मीली और आज्ञाकारी थी। छोटे लड़के का नाम शुवान जी था। वह 3 साल का था और उस उम्र में था जब वह कुछ भी कर सकता था। छोटे शुवानजी ने वेई टिंग की छड़ी को गले लगाया और खेलना शुरू कर दिया। जब बड़ों ने ध्यान नहीं दिया तो वह अपनी छड़ी खींचकर भाग गया। तुम छोटे छोकरे। मैडम कियान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अपने पोते की ओर दौड़ी। छोटे शुवानजी ने अपनी छड़ी खींची और सू परिवार के सब्जी के खेत में प्रवेश करने से पहले कुछ चोटियों पर दौड़ लगाई। मैडम फैंग ने छोटे बोल्ट को पकड़ने में मदद की और जानबूझकर उग्रता से कहा, तुम बहुत शरारती हो। अगर तुम फिर से भागोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और बेच दूंगा। छोटी शुवानजी को अपने हाथ से नीचे कूदने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने अपनी छड़ी छोड़ दी और डरकर मैडम कियान की ओर भागा। दादी, ग्रैनी फैंग मुझे बेच रही है। मैडम फैंग नाराज भी थी और खुश भी। वह हौनफती हुई मैडम कियान पर चिल्लाई, भागना बंद करो, मैं इसे तुम्हारे पास लाऊंगी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जिन्नियांग, छड़ी भेजो।
सू जिनयांग ने जमीन पर पड़ी छड़ी उठाई और कुछ ही दूरी पर स्थित ली परिवार के सब्जी के खेत को देखा। मैडम फैंग इसे मैडम कियान को भेजना चाहती थी। आखिरकार यह कियान परिवार का पोता था जिसने परेशानी पैदा की थी, इसलिए वह उसे वापस भगाने की प्रभारी थी। लेकिन किसी कारण से सू जिनयांग ने पहली नजर में ही उस युवक को मैदान पर देख लिया। युवक ने सामान्य ग्रामीण के कपड़े पहन रखे थे। यह एक अगोचर सामग्री थी, लेकिन वह एक लंबे शरीर और लंबी टांगों के साथ शांत और विशेष आभा बिखेरते हुए वहां बैठा था। उनके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थी और उनका साइड प्रोफाइल एकदम सही था। सू जिनयांग ने इतना अच्छा दिखने वाला आदमी कभी नहीं देखा था। वह नहीं जानती थी कि उसने छड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, मैडम फैंग ने आग्रह किया। सू जिनयांग चुपचाप अपनी छड़ी को ओल्ड ली के सब्जी के खेत में ले गई, लेकिन उसने इसे मैडम कियान को नहीं सौंपा। इसके बजाय उसने इसे वेई टिंग को लौटा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेई टिंग ने उन्हें धन्यवाद दिया। उनकी चुंबकीय आवाज ठंडी और दूर की थी। एक हवा ने उसकी आभा को हिला दिया। उस पर पसीने की कोई दुर्गंध नहीं थी, केवल हल्की औषधीय सुगंध थी। क्या वह घायल था? सू जिनयांग ने उसके पैर की ओर देखा। जिनयांग, मैडम कियान ने अपने पोते को व्याख्यान देना समाप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आप जोड़ीदार बन रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि प्रस्ताव देने वाले लोग आपके सू परिवार की दहलीज को तोड़ने वाले हैं। ये सच था। सू जिनयांग गांव की सबसे खूबसूरत और मशहूर लड़की थी। ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो उससे विवाह न करना चाहता हो। सू जिनयांग को बेवजह बेचैनी महसूस हुई। अभी तक नहीं, कियान ने कहा, दया आपकी ही उम्र की है। वह पहले से ही शादीशुदा है। फैटी सू और सू जिनयांग का उपनाम एक ही था और वे एक ही उम्र के थे। यह अपरिहार्य था कि उनकी तुलना की जाएगी। हालांकि फैटी सू जब छोटी थी तब से वह कभी नहीं जीत पाई थी। गांव में उसके दोस्त केवल सू जिनयांग के साथ खेलने के इच्छुक थे। फैटलास सू को हमेशा से ईर्ष्या होती थी। बाद में फैटलेस सू ने सू जिनयांग की नकल करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से वह मोटी और बदसूरत थी और सफलतापूर्वक उसका अनुकरण नहीं कर सकी। मैडम कियान ने सू जिनयांग का हाथ खींचा और फुसफुसाए, चिंता मत करो, अगर फैटी सू जैसे व्यक्ति को भी एक सुंदर पति मिल सकता है, तुम्हारा पति केवल बेहतर होगा। सू जिनयांग ने बिना कुछ कहे मैदान पर मौजूद खूबसूरत आदमी की ओर देखा। जैसे ही सूरज डूबा, सू चेंग ने दिन के लिए अपनी खेती की पढ़ाई समाप्त कर दी। सू चेंग द्वारा बर्बाद किए गए सब्जी के खेत को देखकर मैडम कियान क्रोधित हो गई। सू चेंग को हल्की खांसी हुई। मैं कल वापस आऊंगा। मैडम कियान के रोंगटे खड़े हो गए। दोबारा ससुर दामाद घर चले गए। सू जियाओक्सियाओ दरवाजे पर एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया और भुना हुआ मकई का भुट्टा खाया और चींटियों के घोंसले में 3 बच्चों को घूरते हुए उसकी प्रशंसा की। सू एर्गो पानी लाने गई। बेटी, मैं वापस आ गया हूँ। जब सू चेंग ने अपनी मोटी बेटी को देखा तो पूरी दोपहर के लिए हरी पत्तियों द्वारा प्रताड़ित होने का धुंध तुरंत दूर हो गया। पिताजी, सू जियाओक्सियाओ ने अभिवादन किया। दादाजी, तीनों छोटे बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से पुकारा। अरे! सू चेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन तीनों के सामने बैठ गए। तुम किसके साथ खेल रहे हो? चिटिया, दाहो ने कहा। दया। सू चेंग ने सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। मेरे दामाद की मदद करो। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। उसके हाथ और पैर हैं। मुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? दया। सू चेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। जब अपने दामाद के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात आती थी तो सू चेंग हमेशा असाधारण रूप से सिद्धांतवादी थे। सू जियाओक्सियाओ अनिच्छा से वेई टिंग की ओर चला गया। उसने अपने होंठ मोड़े और 2 मोटी उंगलियां फैला दी। वेई टिंग ने उसकी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। उसने अपना पूरा शरीर उसके खिलाफ दबा दिया। सू जियाओक्सियाओ को अचानक पकड़ लिया गया और उसने उसे लगभग कुचल ही दिया था। वेई टिंग, वह चिल्लाई। वेई टिंग ने एक गहरी सांस ली और उदास भाव से सू चेंग की ओर देखा। पिताजी, दया मेरे लिए भयंकर है। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सू चेंग का चेहरा काला पड़ गया। लड़की, तुम मेरे दामाद को धमका नहीं सकती। सू जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए। शिकायत करना सीख लिया है ना? सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। आगे बढ़ो, मेरी हड्डियां टूटने की चिंता मत करो। बस पिछली बार की तरह दम घुटने से बेहोश मत हो जाना। इसके साथ ही वह अपना सीना फुलाना नहीं भूली। चलो, एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। वेई टिंग ने किसी की बाहों में बेहोश होने के अपने अनुभव को सफलतापूर्वक याद किया और उनकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। हाँ, सू जियाओक्सियाओ ने जीत में अपना सिर उठाया और शर्माते हुए वेई टिंग को घर में आने में मदद की।
रात के खाने में काली मिर्च के स्वाद वाला मांस, मोटी आंतों वाले तले हुए अंडे, ठंडी मूली के टुकड़ों के साथ तली हुई गोभी और आटे के सूप का एक बर्तन था। यह मांस और सब्जियों का मिश्रण था जो लौह और रक्त को पोषण देता था और पोषण से भरपूर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेई टिंग और सु जियाओक्सियाओ ने कितनी कड़ी लड़ाई की, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सु जियाओक्सियाओ का पाक कौशल शानदार था। एक बार जब उसने उन बर्तनों को खाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले कभी नहीं छुआ था, तो वह रुक नहीं सका। सु एर्गो ने चावल का आखिरी कौर खत्म किया। दीदी, हम कल क्या खा रहे हैं? सु जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा। सुअर दिमाग। वेई टिंग हैरान थे। रात में सु जियाओक्सियाओ वेई टिंग के टांके हटाने के लिए आई। घाव खूबसूरती से ठीक हो गया, केवल एक उथली रेखा के साथ। वेई टिंग ने पहले भी इसे सिल दिया था, लेकिन यह उनके जितना उत्तम नहीं था। बेशक वह एक आदमी था, अगर उस पर चोट के निशान हो तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस हैरान था, एक देहाती लड़की के पास इतना उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल कैसे हो सकता है। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, ठीक है, छत पर कोई है। वेई टिंग ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और अपने दूसरे हाथ से मेज पर रखी मोमबत्ती को बुझा दिया। घर में अंधेरा छा गया। सु जियाओक्सियाओ अपने पैरों के बीच एक बेहद अजीब स्थिति में जमीन पर बैठ गई। सु जियाओक्सियाओ को लगा कि इस मुद्रा में कुछ गड़बड़ है। उसकी लंबी टांगें दोनों तरफ थीं। अगर वह आगे बढ़ी, वह आगे नहीं बढ़ सकी। वह पीछे झुकना चाहती थी। वेई टिंग ने सोचा कि वह खुद को स्थिर नहीं कर पा रही है और गिरने वाली है, इसलिए उसने प्यार से उसे वापस खींच लिया। सु जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। वह केवल मौके पर ही बैठ सकती थी। वेई टिंग का ध्यान मुख्य रूप से छत पर मौजूद बिन बुलाए मेहमानों पर था, इसलिए उन्होंने उनकी अजीब मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि दूसरी पार्टी उनके और बच्चों के लिए आ रही थी। बच्चे पिछवाड़े में सु एर्गो के साथ खेल रहे थे। पूरा प्रांगण ठहाकों से गूंज उठा। वह आज रात हत्या करने के लिए तैयार था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छत पर मौजूद बिन बुलाए मेहमान ने हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उन्हें दूसरे पक्ष के आभामंडल से कोई दुर्भावना महसूस नहीं हुई। दूसरा पक्ष चुपचाप चले जाने से पहले केवल एक क्षण के लिए छत पर रुका। इसकी संभावना नहीं थी कि दूसरा पक्ष अकेला था और उसने हमला नहीं किया क्योंकि वह उससे डरता था। बच्चे दूसरे पक्ष की नाक के ठीक नीचे थे। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में बच्चों को पकड़ने जाता, तो वह उन्हें समय पर नहीं बचा पाता। तो क्या चल रहा था? वह आदमी कौन था? क्या वह उसके पीछे था? सु जियाओक्सियाओ का मोटा बट सुन्न हो गया। उसे बहुत बुरा लगा। उसने वेई टिंग की बांह पकड़ ली और खड़ी हो गई। इस समय वेई टिंग ने अपना सिर नीचे किया और उससे पूछा, क्या यह आपकी ओर निर्देशित हो सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसके होंठ सु जियाओक्सियाओ के माथे को छू गए। आपने मुझे किस किया? सु जियाओक्सियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। वेई टिंग ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, आप मुझसे टकरा गए। आप स्पष्ट रूप से मेरा फायदा उठा रहे थे। सु जियाओक्सियाओ ने अपनी पीठ सीधी की और अपने हाथ उसकी गोल मटोल कमर पर रख दिए। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मैं खड़ा नहीं हो सकता? आपको अचानक अपना सिर नीचे करने के लिए किसने कहा? वेई टिंग ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उनकी गलती थी। तुमने मेरा फायदा उठाया और मेरे साथ छेड़छाड़ की। सु जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए। मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है ना? वह खिन्न होकर हंस पड़ी। वेई टिंग ने ठंडी आवाज में कहा। सु जियाओक्सियाओ गुस्से में था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक उसे बिस्तर के सिरहाने पर दबाने के लिए नीचे झुक गई। उसने झट से उसके गाल पर चुंबन ले लिया। छेड़छाड़ करने का यही मतलब है, उसने दबंगई से कहा। वेई टिंग जम गए। कमरे का माहौल अजीब हो गया। सु जियाओक्सियाओ को अपने सिर के पीछे ठंडक महसूस हुई। उसने पलकें झपकाई और धीरे से घूम गई। फादर सु एर्गो, श्रीमती वू और 3 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर स्तब्ध दिख रहे थे। सु जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकी। सु जियाओक्सियाओ शांति से खड़ा हुआ और वेई टिंग के कपड़े ठीक करने का नाटक किया। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी चोटें ठीक नहीं हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि आराम से रहो। वेई टिंग अवाक थे। हर कोई अवाक रह गया। क्या वह नहीं थी जिसे इसे सहजता से लेना चाहिए था? सु जियाओक्सियाओ ने हल्की सी खांसी और सभी की अविश्वसनीय निगाहों के बीच अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद करने के बाद वह बिस्तर पर गिर गई और अपना सिर तकिए से ढक लिया। आह, कितना शर्मनाक। उस रात तीनों छोटे बच्चे फिर तकिए लेकर पूर्वी कमरे में आए। एर्गो, क्या तुमने अपना गद्दा नहीं सुखाया? सु जियाओक्सियाओ ने एर्गो से पूछा। सु एर्गो ने कड़वाहट से कहा, उन्होंने पिताजी के बिस्तर पर फिर से पेशाब किया।
क्या तुमने यह जानबूझकर किया? सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से पूछा। तीनों नन्हे बच्चों ने प्यार से सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने संदेहपूर्वक 3 छोटे बच्चों को बिस्तर में ले लिया। अगले दिन सुबह होने से पहले लिटिल वू हमेशा की तरह सू जियाओक्सियाओ की मदद करने के लिए आया। जब उसने सूखी सब्जियां धोने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं, तो सू जियाओक्सियाओ ने उसकी बांह पर निशान देखा। तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा। सू जियाओक्सियाओ का इस बार इसे न देखने का दिखावा करने का इरादा नहीं था। छोटे वू ने मुट्ठी भर सूखे बेर की सब्जियों को रगड़ा और झिझका, लेकिन फिर भी कहा, बस। कल सुबह बिग वू ने अंडे वापस अपने माता पिता के घर ले जाने के लिए लिटिल वू को डांटा और लिटिल वू की 2 बेटियों पर अपना गुस्सा निकाला। छोटी वू ने अंततः अपनी बेटियों के लिए कुछ वार रोक दिए। उसकी याद में यह पहली बार नहीं था जब लिटिल वू को पीटा गया था। हालांकि लिटिल वू ने कभी भी बाहर शिकायत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ को हमेशा पिटाई और डांट की आवाजें सुनाई देती थी क्योंकि वह पड़ोस में रहती थी। सू जियाओक्सियाओ को उससे यह पूछने की कोई जल्दी नहीं थी कि क्या उसके पास भविष्य के लिए कोई अन्य योजनाएं हैं। इसके बजाय उसने कहा, क्या आप भविष्य में हर दिन आ सकते हैं? छोटे वू ने सिर हिलाया। दोनों परिवार अगल बगल रहते थे और उसे दूर तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए हर दिन आना कोई समस्या नहीं थी। सू जियाओक्सियाओ ने आटा निकाला। मैं तुम्हें मासिक भुगतान करूंगा। मैडम वू ने झट से कहा, यह मुफ्त है। सू जियाओक्सियाओ ने मनोरंजन करते हुए कहा, बिना भुगतान किए काम करने के लिए किसी को कौन नियुक्त करेगा? मैं शोषणकर्ता नीरो झोऊ नहीं हूं। झो क्या? लिटिल वू को समझ नहीं आया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हर सुबह खाना बनाने में मेरी मदद करने के लिए आना आपके लिए बहुत कठिन है। अगर भविष्य में व्यवसाय बढ़ता है तो यह और भी कठिन होगा। इसके अलावा मुझे समय समय पर आपसे 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहना पड़ता है। आपके पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए यह आसान काम नहीं है। छोटे वू ने कहा, यह ठीक है। मीजी निगरानी रखने में मेरी मदद कर सकता है। मीजी लिटिल वू की सबसे बड़ी बेटी थी। वह 8 साल की थी और बहुत आज्ञाकारी और समझदार थी। जब 3 छोटे बच्चे गांव के चारों ओर भागे तो वह मीजी ही था जो उनका पीछा कर रहा था। इसके अलावा दाहू और अन्य की देखभाल करना काफी आसान है। ये झूठ नहीं था। तीनों बच्चों में संकट की प्रबल भावना थी। वे कभी खतरनाक जगहों पर नहीं गए, न ही उन्होंने लिटिल वू या मीजी की नजरें छोड़ी। वे रोए नहीं या अपनी पैंट गीली नहीं की। यदि वे भूखे या प्यासे होते तो वे ऐसा कहते। अगर वे खुद को राहत देना चाहते तो वे ऐसा कहते। हालांकि वे अक्सर गांव के बच्चों को रुलाते थे, लेकिन उन्होंने मीजी और उसकी बहन को कभी परेशान नहीं किया। भले ही दाहू और अन्य लोगों की देखभाल करना आसान हो, मुझे आपको अपना वेतन देना होगा। जियाओक्सियाओ ने श्रीमती वू से कहा, फिलहाल एक दिन में 20 तांबे के सिक्के। जब भविष्य में लाभ बढ़ेगा तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। छोटा वू स्तब्ध रह गया। 20 तांबे के सिक्के एक दिन के काम के लिए। एक महीने में यह 2 टन से अधिक हो जाएगा। वह लियुपिंग से अधिक कमा लेगी। न केवल उसे भुगतान किया गया, बल्कि उसे पेनकेक्स और ब्रेस्ड भोजन का एक हिस्सा भी दिया गया जो सुदया हर दिन बनाती थी। यदि वह उन्हें खरीदने के लिए शहर जाती तो यह एक अच्छी रकम होती। इतने सारे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा देता हूं, तो अपना काम अच्छे से करो। क्योंकि वह बाजार जा रही थी, सू जियाओक्सियाओ आज जल्दी चली गई। जब वह पहुंची, लुओ दाजूंग ने अभी अभी अपना स्टॉल लगाया था और अभी तक मांस नहीं लटकाया था। इतनी जल्दी? लुओ दाजूंग ने कहा। कल बिक्री कैसी रही? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। यहाँ वे सभी बिक गए। 10 बिल्टी ब्रेस्ड मांस, 20 कैटी ब्रेस्ड पसलियां, 30 युआन प्रति कैटी और 40 युआन प्रति कैटी। जब उसने उसकी कीमत सुनी तो उसे लगा कि वह पागल हो गई है। यह एक छोटा सा शहर था। क्या उसने सोचा कि यह एक शहर था? अंत में यह सचमुच बिक गया। उन्होंने कहा, स्वाद परीक्षण के लिए 1 पाउंड ब्रेस्ड मांस का उपयोग किया गया था। इसका मतलब यह था कि उसने जानबूझकर तांबे के सिक्के नहीं निकाले थे। उसने इसे 1 टन चांदी और 70 तांबे के सिक्कों में बेच दिया। लुओ दाजून की कटौती 20% थी और सू जियाओक्सियाओ को 850 तांबे के सिक्के मिले। मांस की कीमत 300 तांबे के सिक्के थी। श्रम, मैरिनेड और अन्य लागत की लागत 50 तांबे के सिक्कों से कम थी। देखने से पता चलता है कि शुद्ध लाभ आधा टन चांदी था। ऐसा लगता है कि हम साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। वह मुस्कुराई और कल के जार वापस ले ली। उसने उसके स्टॉल में 3 नए जार रखे। इसे तौलें। 10 बिल्टी सूअर की आंतें, 10 बिल्टी मांस, 7 बिल्टी सूअर के सिर का मांस और 10 बिल्टी ब्रेस्ड सूअर ट्रॉटर।
जब से साक्ष्य की पुष्टि हुई, लुओ दाजुंग बहुत शांत हो गया था। उसने एक एक करके भुने हुए मांस का वजन किया, जो कि सु जियाओक्सियाओ ने जो कहा था उससे थोड़ा अधिक था। सु एर्गो ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, हमें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आप इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? लुओ दाजुंग ने पूछा। मांस के लिए 30 तांबे के सिक्के और बाकी के लिए प्रति बिल्ली 40 तांबे के सिक्के। लुओ दाजुंग हैरान था। कोई रास्ता नहीं। आप इतनी ऊंची कीमत पर सुअर का मांस बेच रहे हैं। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, जो दुर्लभ है वह अनमोल है। मेरा फॉर्मूला और स्वाद इस कीमत के लायक है। ठीक है, अगर तुम इसे नहीं बेच सकते तो मुझे दोष मत दो। यह अजीब होगा अगर कोई इतना महंगा सुअर का बच्चा खरीदे। जिन जी में मैनेजर सन काम के लिए जल्दी आ गए। इस समय वह कक्ष में कुछ रसोइयों के साथ ताजा पके हुए स्नैक्स का परीक्षण कर रहा था। कैसा है? मैनेजर सन ने पूछा। रसोइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इसका स्वाद ठीक नहीं था। बहुत मीठा, ली नाम के एक रसोइये ने कहा। वह जिन जी में वरिष्ठ शेफ थे और 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे थे। तार्किक रूप से कहें तो उनका पाक कौशल बुरा नहीं था। यह फिर से मीठा क्यों है? मैनेजर सन भौंचक्का रह गया। अभी बर्तन फीका था और यह बर्तन मीठा है। क्या गलत है? शेफ ली ने कहा, मैं उसका स्वाद ले सकता हूं कि उसने किन सामग्रियों का उपयोग किया है, लेकिन मैं इसका स्वाद वाइफ केक जैसा नहीं बना सकता। शेफ वांग ने कहा, गर्मी नियंत्रण और सामग्री का अनुपात भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी अंतर बहुत बड़ा होता है। क्या लोग हमारे स्नैक्स की नकल करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें हमारे जैसा स्वाद भी नहीं दे सकते? बाकी सभी ने सिर हिलाया। मैनेजर सन ने गुस्से में कहा, अब समस्या यह है कि इसे किसी ने बनाया है। यह जिन जी से भी बेहतर है। क्या आपने नहीं सुना कि ग्राहकों ने क्या कहा? उसने शायद हमारे स्नैक्स की नकल नहीं की। एक नए शेफ ने कमजोरी से कहा। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकती थी? मैनेजर सन ने उसे घूर कर देखा। नया शेफ चुप हो गया। लियू उपनाम वाले एक अन्य शेफ ने कहा, उसने हमारे फॉर्मूले में सुधार किया होगा। मैनेजर सन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह सुधार कर सकती है, तो क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते? यह सोचना कि कुछ पुरुष एक छोटे से गांव की लड़की को नहीं हरा सकते। अगर बात फैल गई तो हमारे जिन जी का क्या होगा? आखिरकार जिन जी एक स्थापित ब्रांड था। पत्नी केक का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। आखिरकार गांव की छोटी मोटी लड़की दिन में केवल कुछ ही बेचती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने मेहमानों को एक से अधिक बार चर्चा करते हुए सुना था कि उनका पैनकेक वाइफ केक जितना स्वादिष्ट नहीं था। यह बहुत बड़ा अपमान था। क्यों नहीं, हम उसे भगा देते हैं? शेफ लियू ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता? मैनेजर सन ने अपनी आंखें घुमाई। उसने हमारे ग्राहक को बचाया। अगर हम उसे भगा देंगे तो ग्राहक क्या सोचेंगे? इसके अलावा वह जिन जी के मुख्य द्वार पर नहीं है। वह रास्ता नहीं रोक रही है या ग्राहकों को प्रभावित नहीं कर रही है। हमें उसे क्यों भगाना चाहिए? मैनेजर सन थोड़ा चालाक था, लेकिन वह बिजनेस माइंडेड भी था। वो स्टो की छवि के महत्व को जानता था और जिन जी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। सूत्र के बारे में सोचना जारी रखें। मैं विचार लेकर आऊंगा। जिन जी के प्रवेश द्वार पर हमेशा की तरह एक लंबी कतार थी, लेकिन जल्द ही एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। जैसे ही सु जियाओक्सियाओ की पत्नी केक को प्रदर्शन पर रखा गया, कतार में कई ग्राहक उसके सामने चले गए। इसलिए उसने भी एक छोटी सी कतार बनाई। यह स्वाभाविक रूप से जिन जी के लिए अतुलनीय था, लेकिन एक विक्रेता के लिए जिसने जिन जी के प्रवेश द्वार पर स्नैक्स बेचने की हिम्मत की, यह पहले से ही एक दुर्लभ दृश्य था। मिस, क्या आज कोई चेस्टनट है? मैंने उन्हें कल नहीं खाया। एक युवक ने सिर बाहर निकालकर पूछा। हाँ, सु जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी वो अपनी माँ के घर वापस गई और तांबे के सिक्के जो सु जियाओक्सियाओ ने उसे दिए थे, उसे अपनी माँ के हाथों में दे दिया। उसकी माँ जानती थी कि ससुराल वालों के साथ उसका जीवन आसान नहीं है और उसने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि वह लिटिल वू को मना नहीं सकी, इसलिए उसने उससे चेस्टनट वापस लाने के लिए कहा। मुझे चेस्टनट भी चाहिए, एक छोटे लड़के ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, एक अधेड़ उम्र की महिला ने स्नेहपूर्वक कहा। फिर उसने कुछ सोचा और सु जियाओक्सियाओ से पूछा, क्या हमारे आने पर आपका सामान बिक जाएगा? सु जियाओक्सियाओ ने खुशी से कहा, मैंने आज 40 चेस्टनट बनाए। लाल फलियों के साथ 20, हरी फलियों के साथ 20 और सूखी सब्जियों के साथ 20। यह अभी भी 100 था। जैसा कि उनकी इच्छा थी, दादी और पोती ने चेस्टनट स्टफिंग खरीदी।
चेस्टनट से भरा पैनकेक पाक कौशल की परीक्षा थी। हालांकि चेस्टनट की अपनी मिठास थी, इसे चीनी के साथ बढ़ाना पड़ता था। यदि बहुत अधिक मिलाया जाता है तो यह आसानी से इसके स्वाद को फीका कर देगा, जिससे इसका स्वाद अन्य मीठे भरावों से बहुत अलग नहीं होगा। सू जियाओक्सियाओ ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया था और चेस्टनट की सुगंध और मिठास को पूरी तरह से बरकरार रखा था। यह गुलाबी और चिपचिपा था, जिसमें कुरकुरा तेल का आभास था। यह मीठा था लेकिन चिकना नहीं था। दादी, यह स्वादिष्ट है, छोटे लड़के ने कहा। अन्य अतिथियों ने भी चेस्टनट से भरे वाइफ केक की प्रशंसा की। 100 जल्दी ही बिक गए। सू एर्गो ने बुदबुदाया, बहन, मैं उसे अभी खाना और प्रसारण करना बाकी था। सू जियाओक्सियाओ अनियंत्रित रूप से हंसे। मैं इसे आपके लिए लाया हूं। आज उसके पास अन्य मिशन थे और वह दोपहर में खाना बनाने के लिए जल्दी नहीं आ सकती थी। वह अपने और एर्गो के लिए भोजन लेकर आई और कुछ डैडी सू और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया। सू एर्गो ने अपनी बहन की टोकरी खोदना शुरू कर दिया। उसे क्यों महसूस हुआ? थोड़ा खुश। अतीत में यह हमेशा सू एर्गो ही था जिसने अपनी बहन के आगे घुटने टेक दिए और लोगों को यह भूल जाने पर मजबूर कर दिया कि वह भी एक बच्चा था जिसे किसी का स्नेह चाहिए था। सू एर्गो को सफलतापूर्वक वाइफ केक का एक कटोरा मिल गया। दीदी, तुम भी खाओ। मैं डाइट पर हूँ, आप इसे खाइए। ओह, सू एर्गो ने बिस्किट को अपने मुंह में भर लिया। सामान पैक करने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने जाने की योजना बनाई। इस समय मैनेजर सन इत्मीनान से आगे बढ़े। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और ऐसे देखा जैसे वो टहल रहा हो। क्या आपकी बिक्री पूरी हो गई? सू जियाओक्सियाओ को यकीन था कि वह उससे बात कर रहा था। वह उदासीनता से गुनगुनाती रही। हम बिक गए हैं। मैनेजर सन ने नकली मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग हमेशा जिन जी के पास चीजें बेचते रहते हो। क्या तुम व्यापार नहीं छीन रहे हो? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, अगर हमारे जैसे दो देहाती बदमाश जिन जी का व्यवसाय छीन सकते हैं, तो आपका व्यवसाय छीनना बहुत आसान है। क्या यह चेहरे पर तमाचा नहीं था? मैनेजर सन को कई बार खांसी हुई। आप एक युवा महिला हैं। आपके लिए अपने छोटे भाई के साथ जीवन यापन करना आसान नहीं है। भविष्य में जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो क्या आप बर्फ में एक स्टॉल भी लगाएंगे? यह कैसा रहेगा? आप जिन जी को बिस्कुट क्यों नहीं बेचते? ओह, सू जियाओक्सियाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैनेजर सन ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, आप उन्हें 10 तांबे के सिक्कों के लिए बेचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पैनकेक केवल 2 से 3 तांबे के सिक्कों के लायक हैं। यदि आप उन्हें 5 तांबे के सिक्कों के लिए बेचते हैं, तो आप प्रतिदिन 200 प्राप्त कर सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ ने सू एर्गो को खींचा और बिना पीछे देखे चला गया। मैनेजर सन अविश्वसनीय था। क्या उसे किसी लड़की ने नजरअंदाज कर दिया था? उसने गुस्से में अपना पैर पटक दिया। 6 सिक्के। 6 सिक्के काफी हैं, है ना? 7 सिक्के। और नहीं, अरे आप इसे 10 सेंट में नहीं बेच सकते, है ना? भाई बहन चले गए। मैनेजर सन ने अपना मन बना लिया। आप कीमत क्यों नहीं बताते? आप फॉर्मूला बेच सकते हैं! एक्सक्लेमेशन मार्क। सू जियाओक्सियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और भाई बहन अकादमी चले गए। इस बार उन दोनों ने फिर पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया। गार्ड अभी भी बुरा आदमी था। हालांकि आज उन्होंने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। इसके बजाय उसने सू एर्गो के हाथ में आधे खाए हुए पा पर नजर डाली और धीरे से कहा, मुझे एक दे दो। सू एर्गो अवाक थी। सू एर्गो को नहीं पता था कि उसकी बहन किसी का इलाज करने के लिए यहाँ आई थी और उसने सोचा कि वे अकादमी के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन बहन, हमारे पैनकेक बिक गए हैं। हमारे पास कटोरे में केवल यही बचे हैं। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने एक का आधा ही खाया था और बूढ़े ने 2 ले लिए थे। क्या इस संसार में न्याय नहीं था? यह आज बिक्री के लिए नहीं है। हम पहले शेन चुवान से प्री ऑर्डर की गई सूची प्राप्त करेंगे और सूची के अनुसार इसे कल भेजेंगे। सू जियाओक्सियाओ ने इसे विस्तार से समझाया। अच्छा ऐसा है। सू एर्गो प्रबुद्ध था। उस स्थिति में हमें इसे बेचने के लिए यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहन। आपने इसके बारे में कैसे सोचा? सू जियाओक्सियाओ ने गुनगुनाया। मैंने बस इसके बारे में सोचा। शायद मैं स्मार्ट हूँ। सू एर्गो अवाक थी। वे दोनों डीन शेन के प्रांगण में गए। नौकरों ने उन्हें पहले ही आदेश दे दिया था कि गांव की इस छोटी मोटी लड़की को जाने दिया जाए। वह है। नौकर ने सू एर्गो की ओर देखा। मेरे भाई, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। आह, कृपया अंदर आओ। नौकर ने विनम्रतापूर्वक उन दोनों को एक सुंदर कमरे में आमंत्रित किया। शेन परिवार अमीर नहीं था, लेकिन आखिरकार उनके पास अकादमी थी और उन्हें शहर में एक बड़ा परिवार माना जाता था। कमरे में एक मेज, एक कुर्सी, एक मेज और एक किताब थी।
वे बहुत विशिष्ट प्रतीत होते हैं। यह पहली बार था जब आम ग्रामीण यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। सू जियाओक्सियाओ ने अपने भाई को आराम करने देने की योजना बनाई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि सू इर्गो कुर्सी पर सो गई थी। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। वह मरीज के कमरे में गई, जो बगल में था। जिंग यी भी वहां था और उसने अभी अभी अपने चचेरे भाई का पसीना पोंछा था। चूंकि पसीना आ रहा था, इसका मतलब था कि बुखार कम हो रहा था। आप वहां हैं, उन्होंने कहा। मेरे चचेरे भाई का तेज बुखार बार बार होता रहता है। ऐसा क्यों है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, 3 से 5 दिनों तक तेज बुखार रहना सामान्य है। क्या उसने कल रात और आज सुबह कुछ खाया? जिंग यी ने सिर हिलाया। उसने कुछ सादा दलिया खाया। इस तरह से देखें तो कुछ सुधार हुआ। कम से कम वह तो खा सकता था। रोंगन हॉल के डॉक्टर को कुछ दिनों से कोई सुधार नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह पहुंची, जिंग यी ने उसे गहराई से देखा और कल रात बाई जी की रिपोर्ट को याद किया। वह जिंगहुआ गांव की एक लड़की है। उसका उपनाम सू है। उसके पिता, एक छोटा भाई और 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे उसके पिता को दादाजी और छोटे भाई को अंकल कहकर बुलाते हैं। वे उसके बेटे होने चाहिए। 3 बच्चे। उसकी उम्र कितनी थी? उसका पति, वह उसके कमरे से बाहर नहीं आया। चूंकि वह महज एक देहाती बदमाश थी, बाई जी ने उससे बचाव जारी नहीं रखा। आपने कहां से सीखा? जिंग यी ने पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी। मेरे स्वामी बहुत कम महत्वपूर्ण है और आमतौर पर मुझे यह कहने नहीं देते हैं। लेकिन यदि आप जानने पर जोर देते हैं, तो मैं अनिच्छा से आपको बताऊंगा। मेरे स्वामी का उपनाम फू है और वो स्प्रिंग विलो लेन में रहते हैं। बाई जी ने कहा कि कल अकादमी छोड़ने के बाद वह फू उपनाम वाले एक चिकित्सक के घर गई। फू, क्या यह उस समय का इंपीरियल फिजिशियन फू हो सकता है? नहीं, इंपीरियल चिकित्सक फू का कई साल पहले निधन हो गया था, और उनकी उम्र चिकित्सक से मेल नहीं खाती थी। क्यों? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। जिंग यी ने शांति से कहा, नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत कम डॉक्टर महिला शिष्यों को लेने के इच्छुक हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं प्रतिभाशाली हूं और मेरी नींव अच्छी है? मैं एक दुर्लभ प्रतिभा हूं। जिंग यी ने उसके गोल मटोल शरीर को देखा और उसके मुंह के कोने हिल गए। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं मरीज का इलाज शुरू करने जा रहा हूं। क्या आप कमरे के बाहर इंतजार कर सकते हैं? जिंग यी घूमी और कमरे से बाहर चली गई और उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। सू जियाओक्सियाओ ने लापरवाही से कहा, वैसे यदि आप भविष्य में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। आपको किसी को मेरी छत पर चोरी छिपे बुलाने की जरूरत नहीं है। जिंग यी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बाई जी की मूवमेंट तकनीक के साथ उसे वास्तव में एक छोटे से गांव की लड़की ने खोजा था। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उसने कल रात ऐसा किया। सू जियाओक्सियाओ बिना किसी भाव के आगे बढ़े और दरवाजा बंद कर दिया। जिंग यी अवाक था। सू जियाओक्सियाओ ने छोटी टोकरी से प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली। सू इर्गो को यह अभी अभी मिला था, लेकिन उसने इसे नहीं खोला। उसने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और दूसरे पक्ष की दिल की धड़कन और सांसें सुनी। सुधार बहुत अच्छा नहीं था। लगता है दवा का असर बहुत धीमा है। सू जियाओक्सियाओ ने उसे आईवी देने का फैसला किया। जब उसने उस पर प्रेशर ट्यूब लगाई तो वह जाग गया और उसने असमंजस और सदमे से सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। सू जियाओक्सियाओ ने धीरे से कहा, मैं यंग मास्टर जिंग द्वारा आमंत्रित एक चिकित्सक हूं। मैं आपका इलाज कर रहा हूं। यह थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। थोड़ी देर के लिए इसे सहन करें। दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से आगे नहीं बढ़ा। डॉक्टरों को आज्ञाकारी मरीज सबसे ज्यादा पसंद थे। चिंता मत करो, मैं बहुत नम्र रहूंगा। फिर उसने रिसाव छेड़ दिया। इस शरीर में उसके पिछले जीवन से संचित मांसपेशीय स्मृति नहीं थी। उसकी गोल मटोल उंगलियां उसके मस्तिष्क की ताकत के अनुसार नीचे गिरी और निर्णायक रूप से उसके सिर में चुभ गईं। सू जियाओक्सियाओ ने अफसोस से उसकी ओर देखा। मुझे तुम्हें फिर से छेदना पड़ सकता है। दूसरा पक्ष कमजोर और धीरे से मुस्कुराया। सू जियाओक्सियाओ को संकेत दिया कि यह ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने आखिरकार तीसरी कोशिश में इसे सही कर लिया। जिंग यी चुपचाप गलियारे की रखवाली कर रहा था। चांगपिंग को पास न आने का आदेश दिया गया। वह दूर से आंगन में खड़ा था, बंद दरवाजे पर जिंग यी को कड़वाहट और चिंता से देख रहा था। युवा मास्टर जिंग वास्तव में कुछ थे। वो एक छोटे से गांव की लड़की को मास्टर के साथ कैसे व्यवहार करने दे सकता था। यदि वास्तव में कोई समस्या थी, तो आइए देखें कि राजधानी लौटने पर यंग मास्टर जिंग इसे कैसे समझाएंगे।
मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इंजेक्शन के बाद वह फिर से सो गया। सू जियाओक्सियाओ यह देखने के लिए 2 बार बाहर आया कि क्या सू इर्गो को सर्दी लग गई है। जिंग यी ने नौकरों से लकड़ी का कोयला बेसिन घर में लाने के लिए कहा। आखिरी बार सू जियाओक्सियाओ 2 घंटे बाद बाहर आया था। शेन चुवान कक्षा से लौटे और गलियारे के नीचे सू जियाओक्सियाओ को देखा। मिस सू, आप यहाँ हैं। उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। अपने बगल में युवक को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने हाथ पकड़ लिए। युवा मास्टर जिंग। जिंग यी ने थोड़ा सिर हिलाया। शेन चुवान ने सू जियाओक्सियाओ को देखा और फिर जिंग यी को। यह स्पष्ट था कि उसे अकेले में सू जियाओक्सियाओ से कुछ कहना था। जिंग यी ने भावहीन भाव से अपने चचेरे भाई के कमरे में प्रवेश किया। शेन चुवान फिर से मुस्कुरा रहा था। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। मिस सू, कल जब सभी ने आपके पैनकेक चखे तो सभी ने कहा कि यह स्वादिष्ट था। कुल 23 लोगों ने इसे आरक्षित किया था। सूची में सटीक राशि लिखी हुई है। और भी कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे डर था कि आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगी। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आपको परेशान करने के लिए खेद है। शेन चुवान ने इसके बारे में सोचा था। यदि उनमें से बहुत सारे होते तो वह वास्तव में अपनी वर्तमान जनशक्ति के साथ बहुत व्यस्त होती। शेन चुवान ने कहा, मेरी अपनी सुविधा है। मुझे अब जिन जी के यहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप केवल पत्नी केक बेचते हैं? क्या आपके पास कोई अन्य स्नैक्स है? हाँ, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। शेन चुवान ने पंखे को अपने हाथ में थपथपाया। यह बहुत अच्छा है। वाइफ केक स्वादिष्ट है, लेकिन अगर वे इसे खाते रहेंगे तो मुझे चिंता है कि वे इससे थक जाएंगे। सू जियाओक्सियाओ को एहसास हुआ कि अकादमी का यह युवा मास्टर पेटू था। वो शायद वह व्यक्ति था जो हर तरह के स्नैक्स आजमाना चाहता था। वैसे एक दवा है जिसे आपको देना नहीं है। बाकी को खिलाना जारी रखें। शेन चुवान को निर्देश देने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने सू इर्गो को जगाया, जो गहरी नींद में सो रही थी, और अकादमी छोड़ दी। अप्रत्याशित रूप से अकादमी के प्रवेश द्वार पर उसकी मुलाकात एक परिचित से हुई। सू जियाओक्सियाओ ने पहली नजर में उसे नहीं पहचाना और केवल उसे लगा कि वह परिचित लग रहा है। उसने इसे दिल पर नहीं लिया और नींद में डूबी सू इर्गो के साथ उसके पास से निकल गई। दूसरे पक्ष को शायद भाई बहनों द्वारा नजरअंदाज किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, सू दया। सू इर्गो। क्या वे सचमुच एक दूसरे को जानते थे? सू जियाओक्सियाओ रुका और उसकी ओर देखने लगा। आप कौन हैं? सू इर्गो ने अपनी आंखें मली और ठिठक गया। चचेरा भाई। पिता सू अनाथ थे और उनकी कोई बहन नहीं थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे सबसे बड़ा चचेरा भाई कहा जा सकता था, वह चेन परिवार का विद्वान था। उसे फिर क्या कहा गया? खाओ, युआन। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सू जियाओक्सियाओ को याद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेजबान की उसके सबसे बड़े चचेरे भाई के साथ ज्यादा बातचीत नहीं थी। भले ही वे कभी कभार मिलते थे, उसके सबसे बड़े चचेरे भाई ने शायद ही कभी उससे बात की थी। चेन हायुआन ने उन दोनों को अप्रसन्नता से देखा। तुम यहाँ क्यों हो? सू इर्गो ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, चेन हायुआन की नजर स्पष्ट तिरस्कार और शत्रुता के साथ सू जियाओक्सियाओ के चेहरे पर पड़ी। क्या तुम मेरे लिए आए हो? उसने पूछा। यह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था? सू जियाओक्सियाओ ने असमंजस में सू इर्गो को देखा। यह दर्शाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चचेरा भाई क्या कर रहा था। क्या मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ? वह फुसफुसाए। सू इर्गो ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और अपनी आवाज धीमी कर ली। आप सबसे बड़े चचेरे भाई को पसंद करते थे। क्या आप भूल गए? आपने उसे एक पस भी दिया था, लेकिन सबसे बड़े चचेरे भाई को यह नहीं चाहिए था। क्या वो टोंगशेंग वह नहीं है जो मुझे पसंद है? वो टोंगशेंग बाद में आया। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। भाई बहन फुसफुसाए और चेन हायुआन और भी अधिक घबरा गया। सू जियाओक्सियाओ ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मेजबान ने कितनों को पसंद किया था, और ये यादें बिखर गईं। यह सचमुच असुविधाजनक था। चेन हायुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपके और हे टोंगशेंग के बारे में सुना है। उसकी बातों में एक छुपा हुआ मतलब था। सू जियाओक्सियाओ ने उसे काफी देर तक अजीब नजरों से देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह क्या संकेत दे रहा था। उसने सोचा कि वह हे टोंगशेंग से शादी नहीं कर सकती, इसलिए वह उसे फिर से उकसाने आई। एक मिनट रुकिए, क्या चेन फैंग और मैडम हुआंग ने उसे नहीं बताया कि उसके पास वेई टिंग जैसा सुंदर पति है? भले ही चेन हाओ एक विद्वान था और उसकी विशेषताएं नाजुक थी, फिर भी वह वेई टिंग के बराबर नहीं था। ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ में बैग को देखा और समझ गया।
चेन हायुआन अकादमी में रहते थे और उन्हें केवल एक दिन की छुट्टी मिलती थी। आज उसकी छुट्टी थी और उसे नहीं पता था कि चेन फेंग और उसकी पत्नी परेशानी पैदा करने के लिए सु परिवार के पास गए थे। सु जियाओक्सियाओ हंसा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ था? क्या सभी प्राचीन विद्वान इतने महान थे? वो तोंगशेंग और चेन हायुआन एक ही थे। उन दोनों की इच्छा थी कि वे अपनी नाक आसमान तक उठा सकें। चेन हायुआन ने अहंकार पूर्वक कहा, बेहतर होगा कि आप न रहें। साथ ही अकादमी आप जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। अपनी जमीन ग्रामीण इलाकों में लगाएं और खुद को शर्मिंदा करने के लिए बाहर न आए। हम किस तरह के लोग हैं? सु एर्गो नाखुश था। जब से सु जियाओक्सियाओ का चेन परिवार से अलगाव हुआ, वह उनसे पहले जितना डरता नहीं था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। चेन हायुआन ने अपनी बेदाग आस्तीनें साफ की। मतलब स्पष्ट था, वे गंदे पैरों वाले दो दुष्ट बदमाश थे जो विद्वानों की पवित्र भूमि को गंदा कर रहे थे। मुझे बस इतना ही कहना है। ध्यान रखना। इसके साथ ही चेन हायुआन ने अपनी बाहें झपकाई और चला गया। सु एर्गो ने उसकी पीठ की ओर देखा और अपना सिर खुजलाया। दीदी, मैं अचानक उसे क्यों पीटना चाहता हूं? सु जियाओक्सियाओ ने पूछा, तो फिर तुम जाकर उसे क्यों नहीं मारते? सु एर्गो ने डरपोक होकर कहा, मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। उसने अपने पिता को बताया था कि आखिरी बार उसके चाचा और चाची उसके घर कब आए थे। यह सुनकर उसके पिता एक शब्द भी नहीं बोले और चुपचाप घर लौट आए। वो चेन परिवार के प्रति अपने पिता के रवैये का आकलन नहीं कर सका। चलो चलें, सु जियाओक्सियाओ ने कहा। दीदी, क्या आप नाराज नहीं हैं? सु एर्गो ने तुरंत पीछा किया। सु जियाओक्सियाओ ने लापरवाही से कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? क्या हम उस तरह के लोग हैं जो वह कहता है कि हम हैं? आप अभी भी युवा हैं। आप भविष्य में ऐसे कई लोगों से मिलेंगे। आप उन सभी को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। जब तक वह आपका पनीर नहीं हटाता, अपना समय बर्बाद न करें। कौन सा पनीर? सु एर्गो ने अपना सिर खुजलाया। दीदी, क्या आप नए स्नैक्स बनाने जा रही हैं? क्या आप एर्गो बिस्कुट बनाने जा रही हैं? सु जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सु जियाओक्सियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सु एर्गो ने मूल विषय जारी रखा। दीदी, जब आप पहली बार हे टोंगशेंग के प्रति आकर्षित हुई, तो मुझे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हे टोंगशेंग भी एक विद्वान था। आपके दिल में, आप अभी भी कजिन को याद करती हैं। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। उसे केवल पैसे, पैसे और अधिक पैसे की परवाह थी। सु एर्गो ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह सच है। अब आपके जीजाजी हैं। उनकी शक्ल उनसे कहीं बेहतर है। सु जियाओक्सियाओ, जो चेन हायुआन द्वारा लेबल किए जाने के बाद भी शांत थी, ने गहरे भाव के साथ अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। फिर वही आदमी क्यों था? बहुत गुस्सा। वेई टिंग को फादर सु ने आज फिर से कियान परिवार से खेती सीखने के लिए खींच लिया। उसके टांके हटा दिए गए थे, लेकिन वह अभी भी बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं कर सका। मुख्य शक्ति अभी भी फादर सु थे। सब्जी के खेत को फिर से बर्बाद होते देख मैडम कियान इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कांपने लगी। पिता सु ने नाराजगी से उसकी नाक को छुआ। आपने मुझसे इसे तोड़ने के लिए कहा था। मैडम कियान ने दांत पीस लिए। क्या वह उखाड़ रहा है? तुमने इसे उखाड़ दिया है। फादर सु बुदबुदाए, आपने कहा था कि मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं। आप प्याज तोड़ सकते हैं। आपको लहसुन के पौधे तोड़ने के लिए किसने कहा? मैडम कियान इतनी गुस्से में थी कि उनका दिल दुख गया। हे भगवान, इस आदमी को उससे जबरन वसूली करने दो। उसे उससे खेती मत सीखने दो। जबरन वसूली में उसे केवल कुछ तांबे के सिक्कों की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह प्रभावी रूप से उसके खेत के आधे एकड़ हिस्से को नष्ट कर रहा है। आप इसे करते हैं। मैडम कियान ने हताशा में वेई टिंग से कहा। वेई टिंग ने आह भरी और अपनी छड़ी के साथ लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। कल की तुलना में आज और भी अधिक ग्रामीण इसे देख रहे थे। पड़ोस के गांव वाले भी आए थे। वे तानाशाह सू के दामाद से मिलने आए थे। आंटी कियान, पहले थोड़ा पानी पी ले। वेई टिंग ने उसे मैडम कियान की टोकरी से पानी का एक कटोरा दिया। कियान ने कटोरा लिया और एक घूंट लिया, थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने जमीन पर हरे पौधों की ओर इशारा किया और वेई टिंग से पूछा, ये क्या है? क्या आप अभी भी इन्हें पहचानते हैं? बड़े प्याज, लहसुन के अंकुर, लीक, हरा प्याज, मूली और सलाद। वेई टिंग ने बाएं से दाएं रिपोर्ट की। हाँ। मैडम कियान बहुत संतुष्ट थी। उसने सु चेन की ओर देखा और कहा, युवा लोग अभी भी सबसे बुद्धिमान है। आपने इसे तुरंत सीख लिया। कुछ लोगों के विपरीत, जो 100 बार अंकुरित होने के बाद हरे प्याज और लहसुन के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं।
दुष्ट तानाशाह सू ने फिर से खुद को मूर्ख बनाया। ग्रामीण सचमुच हंसते हंसते मरने वाले थे। जैसे ही सू चेंग ने सब्जियों की स्थिति बदल दी, उसकी आंखें इधर उधर घूम गईं। उसने अपनी भौहें उठाईं और वेई टिंग की ओर देखा। क्या आप अब भी उन्हें पहचान सकते हैं? वेई टिंग अवाक थे। वो एक अच्छे दामाद थे। लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरे शहर में सू जियाओक्सियाओ ने जिंगई के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचा और चिंतित हो गई। वो फिर स्प्रिंग विलो लेन गई। जब आंटी फू ने उसे देखा तो उसके नथुने फूल गए। तुम यहाँ फिर से क्यों हो? सू जियाओक्सियाओ चिल्लाया। वैसे भी मैं सूखे प्लम खरीदने के लिए आपकी तलाश नहीं कर रहा हूँ। आंटी फू इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। चिकित्सक फू बाहर आए। माँ, आंटी फू ने गुस्से में कहा, मैंने आपसे उसके इलाज का 2 गुना शुल्क लेने के लिए कहा था, क्या आपने भुगतान लिया? चिकित्सक फू ने अजीब ढंग से कहा, मैंने इसे ले लिया है। वह उनकी शिष्या थी, केवल नाम का शिष्य। आखिरी वाक्य कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थम्फ। आंटी फू ने सोचा कि उसने सू जियाओक्सियाओ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है और गर्व से घर में प्रवेश किया है। दीदी, मुझे शौचालय जाना है। सू एर्गो को पेशाब करने की जरूरत थी। शौचालय वहां पर है। चिकित्सक फू ने रास्ता बताया। सू एर्गो के शौचालय जाने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने कड़ाई वाले कपड़े पहने युवक के बारे में पूछा। चिकित्सक फू ने कहा, यहाँ कोई था। एक युवक तलवार के साथ। यह बाइजी जिंदगी का रक्षक था। सू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या उसने आपसे मेरे बारे में पूछा? यह सही है, चिकित्सक फू ने कहा। उसने मुझसे पूछा कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैंने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और उससे पूछा कि वह कौन है, और वह चला गया। उसने अनुमान लगाया था कि जिंदगी उसकी जांच करेगी। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर ली थी, अन्यथा वह शायद अपने चिकित्सा कौशल को समझाने में सक्षम नहीं होती। इसके बाद उसने सोचा कि चिकित्सक फू उससे पूछेगा कि क्या हो रहा है। वह कौन थी, उसका मालिक कहाँ था और कोई उसकी जांच क्यों कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से चिकित्सक फू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने केवल उसे गंभीरता से याद दिलाया, मेरी मां को मत बताना। फू परिवार के चिकित्सा कौशल पुरुषों को दिए जाते हैं, महिलाओं को नहीं। अगर उसे पता चला कि मैंने एक महिला शिष्या को अपने साथ रखा है, भले ही यह केवल नामात्र की शिष्या हो, तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगी। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ। ओह, मैं अचानक उसे बताना चाहता हूँ। चिकित्सक फू अवाक रह गए। भाई बहन अपने पिता और परिवार के दामाद के साथ लगभग उसी समय घर पहुंचे। सभी ने अपना दिन का काम समाप्त किया और कड़ी मेहनत और खुशी से काम किया। मैडम कियान को छोड़कर उसे यातना देकर मार डाला गया था। सू चेंग पूरी तरह मुस्कुरा रही थी। बेटी, मैं वापस आ गया हूँ। मेरा दामाद भी वापस आ गया है। जब वे घर लौटे तो वे ससुराल वालों से प्यार कर रहे थे। तीनों छोटे बच्चे खेलने के लिए मेजी और न्यू डैन के पीछे पीछे गांव गए। सू एर्गो उन्हें रात के खाने के लिए घर बुलाने गई। सू जियाओक्सियाओ ने रसोई में प्रवेश किया और फादर सू की चीनी दवा ली। दवा की प्रतीक्षा करते समय वह फार्मेसी से ली गई हड्डी मजबूत करने वाली दवा फादर सू के कमरे में ले आई। यह क्या है? पिता सू ने पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हड्डियों को मजबूत करने वाली दवा। फादर सू ने ऐसी अजीब दवा कभी नहीं देखी थी। क्या आपने इस पर बहुत पैसा खर्च किया? मैं एक अच्छे चिकित्सक से मिली जिसने इसे मुझे सस्ते दाम पर बेच दिया। सू जियाओक्सियाओ ने उसे पैसे का थैला देते हुए कहा। मैंने इन कुछ दिनों में व्यापार करके कुछ पैसे कमाए हैं। पहले ये लो। बूढ़े मास्टर सू ने मना कर दिया। मुझे यह नहीं चाहिए। इसे लो और खर्च करो। सू जियाओक्सियाओ ने धीरे से कहा, मैंने कुछ रखा है और कुछ एर्गो को दे दिया है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है। जब तक हम व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते हैं, यह निश्चित रूप से भविष्य में बेहतर और बेहतर होता जाएगा। बूढ़े मास्टर सू के गले में फिर से दर्द हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बड़ी इच्छाशक्ति के साथ रोने की इच्छा को रोका। उसने रुंधे गले से कहा, चिंता मत करो। पिताजी अच्छी तरह खेती करना सीख लेंगे। ली परिवार के घर में मैडम कियान, जो खाना खा रही थी, अचानक अनजाने में कांप उठी। सू जियाओक्सियाओ ने अभी तक बूढ़े पिता सू को एक्यूपंक्चर नहीं दिया था। अभी समय नहीं हुआ था। वह घर लौटी और वह सूची निकाली जो शेन चुवान ने उसे दी थी। उसने यह देखने की योजना बनाई कि प्रत्येक प्रकार का कितना ऑर्डर किया गया है ताकि वह तय कर सके कि आज रात कितना आटा वितरित करना है। लेकिन जब उसने अपने हाथ में काला और सफेद कागज देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह पढ़ नहीं सकी। सटीक कहें तो वह इस राजवंश की भाषा नहीं जानती थी।
इसके अलावा प्राचीन शब्द ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लंबवत लिखे जाते थे। कोई विराम चिन्ह नहीं था, इसलिए अनुमान लगाना आसान नहीं था। वह बहुत जल्दबाजी कर रही थी। अगर उसे पहले पता होता तो उसने शेनचुआन को इसे पढ़ने के लिए कहा होता। छोटे मोटू ने गुस्से से अपना सिर खुजाया। जैसे ही वह पागल होने वाली थी, वह पीछे मुड़ी और उसने वेई टिंग को दरवाजे पर बैठे सूर्यास्त का आनंद लेते हुए देखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सू जियाओक्सियाओ की आंखें चमक उठी। वेई टिंग, क्या आप पढ़ सकते हैं? वेई टिंग कुर्सी पर बैठे और उदासीनता से ऊपर देखने लगे। डूबते सूरज की किरणें उसकी गहरी आंखों में पड़ गईं, जिससे एक चमकदार रोशनी झलक रही थी। सू जियाओक्सियाओ ने निगल लिया। अरे नहीं, इस शरीर की प्रेमग्रस्त आदत फिर से सक्रिय हो रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूं। वेई टिंग ने उसके सिर के पीछे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, हाँ। वास्तव में? सू जियाओक्सियाओ ने पलटकर चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। फिर इस पर शब्द पढ़ने में मेरी मदद करें। तुम पढ़ नहीं सकते। वेई टिंग आश्चर्यचकित थे। जो लोग चिकित्सा के बारे में कमोबेश जानते थे वे पढ़ना भी जानते थे, कुछ नंगे पैर डॉक्टरों को छोड़कर जो केवल कुछ पारंपरिक इलाज जानते थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसके चिकित्सा कौशल नंगे पैर डॉक्टरों की तुलना में बहुत बेहतर थे। इसमें अजीब बात क्या है कि देहाती बपकिंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या आप इसे पढ़ने जा रहे हैं या नहीं? सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ में ली हुई सूची को हिलाया। वेई टिंग ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा, क्या यह आपका भीख मांगने का रवैया है? सू जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए। वेई टिंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि मैं इसे पढ़ूं। इसे भूल जाओ। सू जियाओक्सियाओ ने उसे गुस्से से देखा और एक गहरी सांस ली। वह मुस्कुराए। पति, आपने पूरे दिन खेतों में काम किया है। यह आपके लिए कठिन रहा है। क्या आप प्यासे हैं? क्या आप भूखे हैं? मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। उसने जल्दी से एक कप चाय डाली। यह थोड़ा ठंडा है, वेई टिंग ने कहा। इंतजार। सू जियाओक्सियाओ एक कप गर्म पानी लेने के लिए घर में गया। यह नीरस है, वेई टिंग ने फिर कहा। ठीक है। सू जियाओक्सियाओ कुछ चाय की पत्तियां डालने गया। अतीत में सू दया के लिए कुछ विलासिता के अलावा सू परिवार मितव्ययता से रहता था। उनके पास जो चाय की पत्तियां थी, वे पुरानी चाय थी, खुरदरी और कसैली। वेई टिंग ने एक घूंट लिया और अब और नहीं पीना चाहते थे। पति, क्या आप थक गए हैं? मुझे आपके कंधों की मालिश करने दीजिए। सू जियाओक्सियाओ उसके पीछे घूमी और अपने गोल मटोल हाथों से उसके कंधों और गर्दन की मालिश करने लगी। वेई टिंग ने उस तरह का आनंद लिया जिस तरह से किसी ने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की। एक विकास को छोड़कर एक निश्चित व्यक्ति का हाथ वास्तव में पहले बहुत अनुशासित था, लेकिन जैसे ही उसने दबाव डाला, यह एक अवर्णनीय दिशा में चला गया। वेई टिंग का शरीर तनावग्रस्त हो गया। इसे मुझे दे दो, सू जियाओक्सियाओ ने व्यंग्य किया। क्या उसने सोचा कि वह उससे निपट नहीं सकती? उसने लंबे समय से देखा था कि वेई टिंग की कमर पर खुजली हो रही थी। वेई टिंग ने सूची में शब्दों की ओर इशारा किया और उन्हें शब्द दर शब्द पढ़ा। सू जियाओक्सियाओ ने ध्यान से सुना और अवचेतन रूप से उसके पीछे झुक गया। वह पढ़े गए शब्दों को याद रखना चाहता था। लड़की की गर्म सांसें उसके कान पर पड़ी और वेई टिंग रुक गए। तुम रुक क्यों गए? सू जियाओक्सियाओ ने कहा। वेई टिंग ने पढ़ना जारी रखा। हवा ठंडी थी और वह गर्म था। जब सू जिन्यान कुछ ही दूर से गुजरी, तो उसने उन दोनों को डूबते सूरज के नीचे अंतरंग होते देखा। मैंने पढ़ना समाप्त कर लिया है, वेई टिंग ने ठंडे स्वर में कहा। सू जियाओक्सियाओ ने कुर्सी पर झुककर अपना सिर झुका लिया और उसकी परफेक्ट साइड प्रोफाइल को देखकर मुस्कुराने लगी। पति, तुम बहुत अद्भुत हो। वेई टिंग की अभिव्यक्ति शांत थी और उनका लहजा तिरस्कारपूर्ण था। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तब मैं यह नहीं कहूंगा। वैसे भी उसने इसे पढ़ना समाप्त कर लिया था और उसे जो चाहिए था वह उसके पास था। सू जियाओक्सियाओ ने सूची पकड़ ली और अंदर जाने के लिए उठ गया। वेई टिंग ने गंभीरता से कहा, चाय ठंडी है। सू जियाओक्सियाओ ने बिना पीछे देखे अपनी आभा प्रकट की। इसे आप ही डालो। वेई टिंग अवाक रह गई। फ्लश्ड फ्लश्ड।